हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम लोग को रेलवे द्वारा पूछा गया जो जीके का क्वेश्चंस है जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, जेई, ग्रुप डी, एएलपी, एसएससी है ना, मतलब रेलवे का जो भी एग्जाम है उस सब में पूछा गया। लगभग 15,000 प्लस जीके है ना दोस्तों। हम लोग सेट बाय सेट पढ़ते आ रहे थे, तो 8 सेट हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब पढ़ने वाले सेट नंबर 9, जिसमें 451 से 500 नंबर तक क्वेश्चन रहेगा भूगोल का, है ना, विश्व भूगोल का। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ना। तो ज़रूरी नहीं कि देखिए ये रेलवे में ही पूछा जाएगा ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए ये है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है ना। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक कौन सा है? ब्राजील है ना। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश का अगर बात करते हैं तो वो है ब्राजील, ठीक है ना। उसके बाद है, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये इसमें से क्या बोलते हैं उसको, भूमध्य भूमध्य सागरीय क्षेत्र, है ना। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अंगूर की खेती ज़्यादातर की जाती है ना। देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र को हम विश्व के बागानों के रूप में भी जानते हैं ना। तो अंगूर की खेती के लिए विश्व क्या बोलते हैं उसको, भूमध्य सागरीय क्षेत्र जाना जाता है। उसके बाद है 453, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में गेहूं का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चाइना, है ना। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश का बात करें तो कौन सा है? चाइना, है ना, चाइना है। उसके बाद है अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान का जो हेलमंद प्रांत है किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है अफीम के लिए ना। अफगानिस्तान का हेलमंद जो क्षेत्र है, हेलमंद जो प्रांत है, अफीम की खेती के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 455, है ना। क्या है कि ब्राजील में कॉफ़ी के बागानों को डैश के नाम से जाना जाता है? ब्राजील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फॉजेंडा कहा जाता है ना। ब्राजील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उसे फॉजेंडा कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़ी दूध उत्पादक देश का नाम बताइए। दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश का अगर बात करें तो कौन सा है? दुनिया का जो सबसे बड़ा दूध का उत्पादन होता है वो भारत करता है ना। भारत में सबसे बड़ा दूध, भारत जो है सबसे बड़ा दूध का उत्पादक है दुनिया में। उसके बाद हम आते हैं 457 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंग्या प्रणाली का उचित वर्णन करता है? टोंग्या प्रणाली, देखिए यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच, यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली होती है ना। क्या बोल रहा है? टोंगिया फसल, टोंगिया प्रणाली क्या होती है? यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसल को उगाने की एक प्रणाली होती है। यही होता है क्या? टोंगिया प्रणाली, है ना। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 458, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखिए 458 ये रहा। यह भूमि, वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है? वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक वर्ष, किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के लिए एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे परत भूमि, प्रतिभूमि कहते हैं ना, प्रतिभूमि कहते हैं। उसके बाद है 459 नंबर क्वेश्चन। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? तो इसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं ना। क्या कहते हैं इसको हम? ट्रक फार्मिंग कहते हैं, ट्रक फार्मिंग कहते हैं। उसके बाद 460 नंबर देखिए, वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है, इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? देखिए कि फिर से एक बार, वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधे के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है, इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो उसे हम आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कृषि कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 461 नंबर। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है, उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम कुल बीजारोपित भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल बीजारोपित भूमि कहते हैं। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उसे कुल बीजारोपित भूमि कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 462 क्या बोला है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसल क्या कहलाती है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो वो होती है फलीदार फसल। क्या कहलाती है? फलीदार फसल कहलाती है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 463 नंबर में। देखिए ये रहा, किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? किस फसल की खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है?
तो वो होता है चावल, है ना। धान की खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है, ज़्यादातर पानी की ज़रूरत होती है। उसके बाद 464 पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? पेम्बा द्वीप जो है निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? पेम्बा द्वीप। पेम्बा द्वीप में ना ज़्यादातर लौंग की खेती होती है ना। पेम्बा द्वीप का बात करते हैं तो किसकी खेती होती है? यहाँ पे ज़्यादातर लौंग की खेती होती है ना। उसको देखिए 465 निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक विकल्प को चुने जो भिन्न है ना। इनमें से कौन अलग है ना। तो इनमें से अलग का बात करें तो क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा, ठीक है ना, चावल। इस समय पानी की कम जरूरत पड़ती है ना, इसमें ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है ना। उसके बाद है 466 रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई? रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो ये जो है ना चाइना में हुआ था। रेशम के उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। उसके बाद देखिए 467 मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? तो वो है फसल चक्रानुक्रमण। क्या कहलाता है? फसल चक्रानुक्रम। खनिज को लौटाने के लिए जो कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी होती है? तो फसल चक्रानुक्रम, है ना। फसल चक्रानुक्रम मतलब निश्चित वो होता है कि मतलब कि इस फसल के बाद ये फसल उगना चाहिए, है ना, ऐसा होता है कुछ इस पे नियम। उसके बाद देखिए साइबेरियाई आइबेक्स क्या होती हैं? साइबेरियाई आइबेक्स का अगर बात करें तो बड़ी और भारी बकरियां जो होती है उसे साइबेरियाई आइबेक्स कहा जाता है ना। साइबेरियाई आइबेक्स का बात करें तो क्या होता है? ये बड़ी और भारी बकरियां होती है। उसके बाद आते हैं 469 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये रहा। वह धात्विक खनिज वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछाड़ी जमाव से बनते हैं डैश के रूप में जाने जाते हैं। वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछाड़ी जमाव से बनते हैं डैश के रूप में जाने जाते हैं, उसे प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेसर निक्षेप कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? यूराल यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यूराल जो है ना ये है रूस में, है ना। यूराल एक औद्योगिक क्षेत्र है जो कि रूस में स्थित है। उसके बाद आते हैं 471 निम्न में से कौन सा कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर संरंध्रित एवं काला पदार्थ है ना। इनमें से कौन सा कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर संरंध्री एवं काला पदार्थ है? तो उसे हम कोक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोक। वह प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है ना। इनमें से कौन सा जो पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल केरोसिन ये सब प्राप्त होता है। किससे? पेट्रोलियम से। उसके बाद देखिए 473 लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के डैश में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के डैश में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। तो ये होता है कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाता है ना। उसके बाद 474 नंबर देखिए और निम्न में से कौन सा कथन गलत है ना। तो ये गलत कथन का बात करें तो क्या हो जाएगा? हाँ, गलत कथन इसमें जीवाश्म ईंधन अक्षय संसाधन है, ये बिल्कुल गलत है ना। जीवाश्म ईंधन जो है अक्षय संसाधन है, ये बिल्कुल गलत है ना। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन होती है उनकी, है ना। क्या होता है? जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन होती है, अक्षय संसाधन है, ये बात क्या है? गलत है। उसके बाद आते हैं हम 475 विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में? विश्व के सबसे अधिक जो प्राकृतिक गैस भंडार है, विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो वो है रूस में, है ना। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस का बात करें तो रूस में है। उसके बाद पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र डैश में स्थित है। पिट्सबर्ग जो औद्योगिक एरिया है किस देश में स्थित है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है ना। पिट्सबर्ग यूएसए में स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र है ना, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है ना। उसके बाद है 470 जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके डैश क्षेत्र पर निर्भर है। जर्मनी के कुल इस्पात का 80% उत्पादन इसके किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो वो है रूर पर, है ना। जर्मनी के रूर में 80% स्टील इस्पात यानी कि स्टील उत्पादन होता है। उसके बाद काला सोना क्या होता है? काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना की बात करें तो ये होता है पेट्रोल, है ना। पेट्रोल को क्या कहते हैं? पेट्रोल को काला सोना कहा जाता है ना। काला सोना की बात करते हैं पेट्रोलियम को ना काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। उसके बाद है 479 बिग इंच बिग इंच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस का परिवहन करती है? बिग इंच जो पाइपलाइन होती है ना वो पेट्रोलियम का परिवहन करती है। बिग इंच पाइपलाइन पेट्रोलियम का परिवहन करती है, ठीक है ना। उसके बाद विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, है ना। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। उसके बाद आते हैं हम 481
देखिए 481 है नीचे। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? दुनिया का जो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है वो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सी है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है ना। उसके बाद है 482 नंबर क्वेश्चन। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह है ना। हम्बनटोटा बंदरगाह का अगर बात करें तो ये किस देश में स्थित है? तो हम्बनटोटा हम्बनटोटा जो बंदरगाह है ये श्रीलंका में स्थित है ना। हम्बनटोटा कहाँ पर है? श्रीलंका में स्थित बंदरगाह है। उसके बाद आते हैं 483 नंबर क्वेश्चन देखिए। चाबहार बंदरगाह जिसका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है किस देश में स्थित है? चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबहार का बात करें तो ये ईरान में स्थित है। भारत ने इसका निर्माण में सहायता किया है ना। चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है? ईरान में है। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? बंदरगाह विहीन है मतलब एक ही बंदरगाह नहीं पाई जाती है। कौन सा देश में? कजाकिस्तान में है ना। बंदरगाह विहीन का बात करें तो कौन सा है? कजाकिस्तान है। उसके बाद 485 नंबर देखिए। यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह जो है वो कौन सा है? वो है रॉटरडैम है ना। यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडैम है ना। उसके बाद मानचित्र का क्वेश्चन है देखिए। मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री तल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले बिंदु को जोड़ती है ना। समान गहराई वाले बिंदु को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं ना। समान गहराई वाले को जोड़ती है उसको क्या कहते हैं? आइसोबाथ रेखा कहते हैं है ना। उसके बाद आते हैं 487। डेटम पृष्ठ के ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदु को है ना, समान ऊंचाई वाले बिंदु को जोड़ता है उसको कौन सा क्या उसे क्या कहते हैं? समुच्च रेखा। समान ऊंचाई वाला को समुच्च रेखा। नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं? नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं ना। नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहलाता है। नक्शा का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी। उसके बाद आते हैं 489 नंबर देखिए। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या डैश है। इजराइल की जो अधिकांश जनसंख्या है ना वो यहूदी है ना। यहूदी कौन सी धर्म से? यहूदी से इजराइल की अधिकांश जनसंख्या। उसको 490। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्र होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्रित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम बृहद क्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद क्षरण कहते हैं है ना। उसके बाद आते हैं 491 नंबर क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा जीवोम अपने शंकुधारी सदाबहार वन के लिए प्रसिद्ध है ना। निम्न में से कौन सा जीवोम अपने शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? बोरियल वन जो है ना, बोरियल वन वो शंकुधारी वन के लिए प्रसिद्ध है, बोरियल वन। उसके बाद 492 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सी विधि खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकती है या कम करती है? इनमें से कौन सी विधि खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकती है या कम करती है? बगीचे के लिए बाड़ के रूप में वृक्षों या बड़ी झाड़ियाँ का उपयोग करना है ना। बगीचे के लिए बाड़ के रूप में क्या होता है इसको? बगीचे के लिए बाड़ के रूप में वृक्ष या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना है ना, ये रोकती है पवन अपरदन को। उसके बाद हम आते हैं 493 नंबर क्वेश्चन देखिए। मलमल शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मलमल है ना। मलमल शब्द के लिए कौन सा कथन सही है? तो मलमल जो होता है ना एक प्रकार का सूती कपड़ा होता है ना, सूती कपड़ा होता है। मलमल का बात करें तो एक प्रकार का सूती कपड़ा होता है मलमल। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्च दाब विभिन्नताओं के अपक्षय होने की घटना को क्या कहते हैं? अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह के उच्च दाब विभिन्नता के अपक्षय होने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे हम तल संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? तल संतुलन। अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह के उच्च दाब विभिन्नताओं है ना, रिलीफ वेरिएशंस के अपक्षय होने है ना, विनिंग डाउन की घटना को क्या कहते हैं? तल संतुलन कहते हैं। उसके बाद देखिए 495 नंबर क्वेश्चन ये रहा। वह एकमात्र वस्तु क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधन से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है ना। क्या है कि वह एकमात्र वस्तु क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधन से नहीं बल्कि पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है? तो इनमें से कौन है? तो वो है ऊर्जा है ना, ऊर्जा। उसके बाद है 496 नंबर क्वेश्चन। वर्षा जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वर्षा जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन में रिसने में सहायता करना है ना। वर्षा की प्रत्येक बूंद वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन में रिसने में सहायता करना, ये जो है वर्षा जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य है ना। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 497 को है ना। देखिए ये रहा।
पैंथालासा शब्द किससे संबंधित है? पैंथालासा जो है ना, पैंथालासा का अगर बात करते हैं तो ये महासागर से संबंधित वर्ड है पैंथालासा, है ना, पैंथालासा। पैंथालासा जो है महासागर से संबंधित वर्ड है पैंथालासा, ठीक है। उसके बाद है 498 नंबर क्वेश्चन, उत्तर ध्रुवीय ज्योतिष, उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है ना? उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, यह पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है ना? यह पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है ना? कौन सा? उत्तर ध्रुवीय ज्योति, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 499, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रिया के अध्ययन के लिए समर्पित है? भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनके उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो कौन सी शाखा है? तो ये जो है ना ये हो जाएगा क्या कहते हैं भू आकृति विज्ञान। क्या कहते हैं इसको? भू आकृति विज्ञान। भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृति, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो वो है भू आकृति विज्ञान, है ना। उसके बाद और इस जो सेट का है ना लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये 500 नंबर, भू आकृति और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भू आकृति और उनके उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे हम भू आकृति विज्ञान कहते हैं, है ना। भू आकृति और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहते हैं? भू आकृति विज्ञान कहते हैं। तो ये रहा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।